हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, डेली टॉप 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह टॉप 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप HPTSD आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या LT कमीशन, स्टेनो, क्लर्क किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं। आपको इनमें से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया गया है। इस वित्त आयोग की अनुशंसाएं जो हैं 2020 से लेकर के 25 की अवधि के लिए होंगी। और जो वित्त आयोग है उसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों का आवंटन करना होता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वेट पहली बार कहाँ लागू किया गया? विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस वेट? वेट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो वेट था उसको सबसे पहले लागू किया गया था फ्रांस में। तो वेट की हमने आपको फुल फॉर्म बताई, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। और जो था फ्रांस में लागू किया गया था 10 अप्रैल 1954 को। और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर होता है। इसे भारत में जो था वेट को लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को इसे लागू किया गया। और भारत में इसे वेट का नाम बदल करके GST कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 को। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में से हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? तो इसमें हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। तो जैसे कि आय कर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सीमा शुल्क सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता है। तो केवल बचता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय के कर, प्रोफेशनल टैक्स। ये जो होता है ये लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, कौन सा नहीं लिया जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर पूछा है नहीं। तो आयकर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सीमा शुल्क भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उत्पाद शुल्क भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर केवल सी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। ये जाम्बेजी नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो ये जो करीबा बांध है अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर? जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका महाद्वीप में इसी बांध से सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किस अफ्रीका में किस बांध से जो है तो सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है। तो किस बांध से? करीबा बांध से। यह जिम्बाब्वे का क्या है? सबसे बड़ा बांध जो है इसी को माना जाता है, करीबा बांध को। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आसवान उच्च बांध स्थित है, आसवान हाई डैम इज़ लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र में। जो आसवान उच्च बांध है वो कहाँ पर है? मिस्र में है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में आसवान उच्च बांध स्थित है। यह नील नदी पर बना हुआ है और सबसे ऊंचा बांध भी है। इस बांध द्वारा नदी के बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके साथ ही कृषि के लिए जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन भी होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति जिसे हम कहते हैं, निर्वाण को हम क्या कहते हैं? ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? इसमें पूछा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाख पूर्णिमा। विशाख पूर्णिमा के दिन जो है महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो था ये हुआ था 1563 में। विशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इसे जो है महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को बौद्धों द्वारा बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, विशाख पूर्णिमा को। और बात करें कि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की एज में जो था अपने घर को छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। और 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में विशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी या निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस दिन कौन सा दिन था, तो वैशाख पूर्णिमा थी। किस वृक्ष के नीचे, तो वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी थी वो, तो थी निरंजना नदी। तो तब जो था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस युग में हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो हुई थी गुप्त पीरियड में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त प्रथम ने। इनका टाइम पीरियड है 450 से 470 ईस्वी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आगम। जैन साहित्य को कहते हैं आगम। बौद्ध धर्म की जो ब्रजयान पद्धति है या शाखा है वो इसी के आधार पर चलती है। वैदिक धर्म में उपास्य देवता की भिन्नता के कारण इसके 3 प्रकार है। उपास्य देवता यानी कि उपासना जिस देवता की करते हैं, उपासना किया जाने वाला देवता, उसके कितने 3 प्रकार है। एक तो हो गया वैष्णव आगम, दूसरा हो गया शैव आगम और तीसरा हो गया शाक्तादम आगम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा मुख्य कारक यानी कि मेन फैक्टर ऐसा कौन सा है जो कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें हमसे पूछा है मेन फैक्टर के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला बिल्कुल मेन फैक्टर है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो जो जलवायु जो है, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक और कौन कौन होते हैं किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक। एक तो हमने पढ़ा कि अक्षांश जो होता है वो बिल्कुल मेन कारक होता है किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला। लेकिन इसके साथ साथ समुद्र तल से ऊंचाई हो गया, समुद्र तल से दूरी भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। वहाँ पर चलने वाली जो पवनें होती हैं, मेघाच्छादन, समुद्री जलधाराएँ, पर्वतमालाओं की स्थिति की, पर्वतमालाएँ जो पर्वत हैं कितने ऊँचे हैं, उनकी हाइट कितनी है, भूमि की ढाल किस तरह की है और वहाँ पर वनस्पति का आवरण किस तरह से है। तो ये सब जो क्या हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, इसके साथ और हमने पढ़ा कि सबसे मेन वाला कारक हमने कौन सा पढ़ा, अक्षांश। तो इनमें से सबसे मेन कारक हम किसे मानते हैं किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक, तो वो हो गया ऑप्शन नंबर हमने पढ़ा था बी। तो अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड हितोपदेश। तो हितोपदेश की स्थापना बुक किसने लिखी थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। इन्होंने जो है तो हितोपदेश नामक पुस्तक लिखी थी। और बात करें हितोपदेश बुक की, तो हितोपदेश जो ये बुक है ये भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं, यानी कि इनमें उपदेश दिए गए हैं। और ये जो कथाएं हैं बहुत ही सरल हैं, सुहाग्र हैं, मतलब बहुत ही सरल हैं। और इन हितोपदेश में हमें पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ मिलती हैं जो कि इनकी बहुत ही खास विशेषता है। और रचयिता ने
इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से हुई है। पशुओं को नीति की बातें करते हुए दिखाया गया है। सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। हितोपदेश के रचयिता कौन? अभी पढ़ा हमने, नारायण पंडित हैं। पुस्तक के अंतिम पद्यों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज हमारे डेली टॉप 10 MCQs जो हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। कल हम आपके लिए और अलग सा कुछ इसमें लेकर के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।